मेरी शादी शहरों से हुई और वो मुझे बेहद चाहते थे। मगर रात को जब मेरी आंख खुलती तो मेरे शोहर बिस्तर पर मौजूद ना होते। मैं हैरान थी कि आखिर वो रोज रात को कहाँ जाते हैं। एक रोज देखा कि वो छत पे गए हैं और किसी से बातें कर रहे हैं। नीचे आने के बाद मैंने पूछा तो कहने लगा वो छोटी सी लड़की मुझसे ऐसी बातें कहती है जो आज तक किसी ने नहीं कही, यहाँ तक कि तुमने भी नहीं। रोज मेरे पूछने पर वो यही जवाब देते। वो बात जानने के लिए इصرار करते मगर मुझे ना बताते। वाला आखिर एक रोज ये जानकर मेरे होश उड़ गए। ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी जिंदगी से ताल्लुक रखती है, मैं इन्हीं की ज़बानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। हम दो ही बहनें थी और हमारा कोई भाई ना था। तीनों मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ। मेरी बहन 15 बरस की और मैं सिर्फ 6 बरस की थी। बस कुछ न पूछे तब हम पर क्या बीती। जब छोटी आप ही थी तो अम्मी अब्बू हर वक्त झगड़ते रहते थे। हमारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। मेरे ताया ताई चचा दादी दादा सभी मेरी अम्मी को हर वक्त बातें सुनाते थे। दादा दादी की सुना सुनाई मेरे वालिद भी अम्मी को ही कसूरवार गर्दानते थे। रफ्ता रफ्ता इस मार कुटाई और छक छक से अम्मी को दौरा सा पड़ जाता, जिससे मेरी बड़ी बहन खौफसदा होकर घर से भाग जाती। मैं तो तब पैदा ही न हुई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे 11 बरस बड़ी थी। तब मेरे वालिदैन की वही इकलौती औलाद थी। आप ही को समझ ना आती थी कि न जाने ये लोग अम्मी के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं। इन दिनों में 6 माह की थी जब खुदा खुदा करके मेरे अब्बू के दिल में कुछ एहसास जागा और उन्होंने हमारे लिए इलादा घर ले लिया, जिससे इस तनाव माहौल में मेरी वालदा को सुकून मिल गया। साथ ही अब्बू की आमदनी में भी इजाफा हो गया। अब मेरे अब्बू मेरी वालदा का भी ख्याल रखते कि जहाँ इनके कान भरने वाला कोई ना था। हम भी चैन से जीने लगे। वो मेरी अम्मी और हमारी खुशियों का सुनहरा दौर था। इन दिनों हमने अपनी वालदा को हर दम खुश खुश देखा था और फिर न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि अचानक मौत ने मेरे वालिद साहब को दबोच लिया। इनकी अचानक से एक हादसे में मौत हो गई थी। एक बार फिर से हम गर्दाब में फंस गए। हम अब हम लोग रिश्तेदारों के सहारे थे। खैर जिंदगी की गाड़ी चलती रही। जब मेरी बहन ने एफए कर लिया तो एक रोज हमारी खाला हमदर्द बनकर हमारे घर आई और आप ही का रिश्ता मांगा। अम्मी ने फौरन हाँ कर दी। खाला का ये बेटा बैरूनी मुल्क होता था और हमें तो अरसा हो गया था इसे देखे हुए। इसने भी मेरी बहन को बचपन में ही बस देखा था और यूं वो लोग मेरी बहन को ब्याह कर ले गए। खाला तो गालबन अच्छी नीयत से आप ही को बहू बनाकर ले गई थी, मगर इनके बेटे को मेरी बहन पसंद ना आई और इसने शादी के अगले ही दिन मेरी बहन को ज़बानी तलाक दे दी। मेरी अम्मी ने बहुत कोशिश की कि आप ही का घर आबाद रहे, मगर इनकी एक ना चल सकी। मेरी आपी ने इस सदमे का बहुत असर लिया। यूं लगता जैसे इनके दिमाग में कोई खलल आ रहा था। उन्होंने बचपन में भी घर में लड़ाई झगड़े और फिर अम्मी को दौरे पड़ते देखा था। फिर बाद में अब्बू की जुदाई का दुख और अब तलाक के सदमे से खुदा की करनी के इनको भी दौरे पड़ने लगे। कोई कहते कि इस पर भी माँ वाला असर हो गया है, वरना तलाकें तो लोगों की होती ही हैं। कोई कहता ये भी माँ की तरह कमजोर दिल है। गर्ज लोगों की तरह तरह की बातें। जब आप ही का निकाह हुआ इनकी उम्र 18-19 बरस थी और इसी वक्त मेरी माँ ने मेरा रिश्ता भी दूसरी खाला के बेटे से कर दिया था कि जिंदगी का क्या भरोसा, मेरे बाद मेरी बच्चियों का है ही कौन। लेकिन शादी 10 साल बाद होना करार पाई थी कि जब मैं 20 बरस की हो जाऊंगी। ये सच है कि बेटी की शादी पर खूब पैसे लगते हैं, चाहे बेटी अमीर की हो या गरीब की, क्योंकि गरीब की भी यही कोशिश होती है कि अपनी बसात से बढ़कर ही बेटी के लिए करे। मेरे अब्बू ने एक बिल्डिंग बनाई थी। अब इसके कमरे किराए पर देने से हमारा गुजारा चल रहा था। मैं अब 20 बरस की हो चुकी थी और एफए कर चुकी थी। खाला मेरी शादी की तारीख लेने आ गई और फिर घर में शादी की तैयारियां होने लगी। जब मेरा निकाह हो गया तो माँ ने कमरे में मेरे पास आकर कहा कि बेटी तू तो जानती है मैं पहले ही कितनी परेशान हूँ, इसीलिए जो भी हालात हो मेरी बेटी समझौता करना और हर हाल में गुजारा करना, कहीं अपनी बड़ी बहन की तरह तलाक का टीका सजा के ना आ जाना। मैं दो बेटियों का बोझ कैसे संभालूंगी। तू जानती है अपने घर के हालात को। मेरी अम्मी की आंखों में आंसू थे, जिन्हें मैंने अपने हाथ से साफ किया और इनसे कहा कि अम्मी आप परेशान ना हो, मैं अपनी वजह से आपको कभी तकलीफ ना दूंगी। मेरी रुखसती हो गई और मैं खाला के घर आ गई।
میں نے شمسا آپی کا احوال دیکھا تھا کہ طلاق کی ٹینشن نے ان کا دماغ الٹ گیا تھا۔ بس میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کی کہ ہے اللہ، میرا ہر مشکل میں ساتھ دینا، میرے شوہر کو میرے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنانا۔ میرے سامنے میری امی کا وہ آنسو بھرا چہرہ آیا تو دل میں یہ عہد بھی کیا کہ خدا نخواستہ وہ جیسا بھی سلوک کرے، میں اپنی ماں کی خاطر سہ لوں گی اور زندگی میں کبھی اس گھر سے باہر قدم نہ نکالوں گی۔ اپنے شوہر کا ہر کہا مانوں گی اور ہمیشہ ان کی فرما برداری کروں گی تاکہ وہ مجھ سے خوش رہے۔ شوہر کے گھر آ کر پتہ چلا کہ شادی شدہ زندگی پہلے والی زندگی سے کتنی مختلف ہوتی ہے۔ امی کو مجھ سے بہت پیار تھا۔ میں اگر اپنی آنکھوں میں آنسو لاتی تو امی کے آنسو دل سے نکلتے۔ شروع میں میرے شوہر شہروز میرے ساتھ اچھے رہے۔ وہ ایک بھلے ماس اور شریف سے آدمی تھے۔ شہروز کی عادت تھی کہ مجھے کبھی کچھ نہ کہتے تھے، کبھی مجھ پر چلاتے اور نہ ہی کبھی اونچا بولے تھے۔ میں جو بھی فرمائش کرتی وہ پوری کر دیتے، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے میرے ساتھ تھوڑی سی اجنبیت رکھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے بے تکلفی کی بجائے تکلف سے کام لے گی اور میں سمجھتی کہ غالباً یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ ہمارے درمیان ذہنی ہم آہنگی تھی، کبھی کوئی جھگڑا اور اختلافات نہ ہوئے کہ وہ حلیم طبع اور میں فرما بردار قسم کی تھی۔ وہ درگزر کرنے والے اور میں امن پسند تھی۔ پھر جھگڑا کیوں اور کیسے ہوتا؟ میرے سسرال والے کبھی کبھار کہتے تھے کہ یہ ایک مثالی بیوی ہے اور دونوں میاں بیوی میں بہت سلوک ہے، لہٰذا ان کی زندگی کی گاڑی بغیر کسی دھچکے اور نقصان کے بخیر و عافیت چلتی رہے گی۔ میری خاوند کو اپنی والدہ اور بہنوں سے بہت پیار تھا، مگر وہ مجھے بھی عزت دیتے تھے، مجھ سے پیار سے پیش آتے اور یوں مجھے شہروز سے کوئی شکایت نہ تھی۔ ہماری شادی کے چند سال بہت پرامن گزرے، لیکن پھر قسمت کا لکھا سامنے آ گیا۔ شادی کے 3 برس بعد میں صاحب اولاد نہ ہو سکی تو میری ساس کے تیور بدلنے لگے اور اب وہ ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی۔ شہروز ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ وہ کہتے ہیں کاش میرے بیٹے کے ہاں اولاد ہو جاتی تو میری آنکھیں بھی پوتا پوتی کی خوشی دیکھ لے گی۔ گھر میں بار بار ایسے فکریں سن کر میں پریشان ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ میری ساس کی یہ آہ پکار بڑھتی گئی۔ اب مجھے دن رات یہ سننا پڑتا کہ کاش ہم بھی اکلوتے بیٹے کی اولاد کو گود میں لے سکتے۔ میرا بیٹا تو پہلے ہی اکیلا تھا، سوچا تھا آگے اللہ اس کا باغ لگائے گا تو ساری کمی پوری ہو جائے گی۔ کبھی کہتی شاید ہمیں اب یہ خوشی دیکھنے کے لیے اس کی دوسری شادی ہی کرنی پڑے گی۔ میری ساس میری خالہ تھی، مگر یہ سچ ہے کہ شادی کے بعد پچھلے تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ آخر کار ایک روز میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا کہ آپ بے شک اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیں، مگر مجھے ایسے تانے نہ دیں، کیونکہ اولاد ہونا یا نہ ہونا اللہ کی مرضی ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ میں نے کہہ تو دیا تھا، مگر میں یہی سمجھتی تھی کہ میری اس بات پر میرے شوہر کہیں گے کہ کیسی باتیں کرتی ہو، تم جیسی اچھی خدمت گزار اور فرما بردار بیوی پا کر بھلا میں کیوں دوسری شادی کا سوچوں گا، اور اولاد جب اللہ تعالیٰ نے دینی ہوگی تو ہو جائے گی، تم کیوں فکر کرتی ہو، بھلا تم پر میں کیوں سوتن لاؤں گا۔ مگر مجھے حیرت ہوئی کہ ان کا رد عمل میری توقعات کے برعکس تھا۔ انہوں نے کہا ہما، میں ایک اچھا اور فرما بردار بیٹا تھا، اس کا مجھے یہ صلہ ملا کہ ماں نے میری شادی میری مرضی کے خلاف تم سے کر دی، حالانکہ میں کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ کچھ والدین دنیا میں اب بھی میرے والدین جیسے ہیں جو اپنے فیصلے اپنے بچوں پر زبردستی تھوپ دیتے ہیں۔ یقین مانے ان کی اس بات نے میرا دل کرچی کرچی کر دیا، کیونکہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، میں ان سے اپنی جان سے زیادہ مخلص تھی، اور انہوں نے جس طرح حسن سلوک کے ساتھ مجھے رکھا تھا میں ان کی اور بھی گرویدہ اور احسان مان تھی، کیونکہ میری آپی کا حشر سکی خالہ کے بیٹے نے جو کیا وہ دنیا جانتی تھی۔ نئی نویلی دلہن کو یہ کہہ کر طلاق دے دی گئی تھی کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ خیر شہروز کے اس طرح کہنے پر میں نے یہی تاثر دیا کہ میں نے برا نہیں منایا ہے، سوچا دل پہ کس کا اختیار ہے، ہو سکتا ہے وہ واقعی کسی سے بہت محبت کرتے ہوں اور والدین نے ان کی شادی مجھ سے کروا دی ہو۔ خیر مجھے دکھ تو ضرور ہوا، مگر اپنے شوہر کے لب و لہجے میں حسرت و یاس کا سمندر دیکھ کر میں ان کے لیے دکھی ہو گئی۔ جی چاہا کہ ان کو ڈھیر ساری خوشیاں مل جائیں جو مجھ سے نہیں ملی۔ میں نے تبھی دعا بھی کی، ہے اللہ پاک میرے شوہر کو وہ ساری دلی خوشیاں عطا کر دے جو وہ چاہتے ہیں، کیونکہ میں ان کو خوش و خرم دیکھنا چاہتی ہوں اور ہر صورت اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔
खुदा ने मेरी सदके दिल से निकली हुई दुआ सुन ली। फिर मेरे साथ ही मेरी बर्बादी भी शुरू हो गई। यूं कि मेरा इतना अच्छा खुश इखलाक सीधा साधा शरीफ शोर किसी और के चंगल में फंस गया और इसकी जुल्फ ये का असीर हो गया। एक दिन हमारे घर शहरोज की फुफ्फो और फुफ्फा तशरीफ लाए और जाते वक्त इसरार किया कि आप लोग भी अगले हफ्ते हमारी तरफ जरूर आए। यही समझे कि हमने दावत की है। इनकी मोहब्बत भरे इसरार पर सास ने कहा कि तुम लोग चले जाओ, जब से शादी हुई है कभी गए ही नहीं, 2-3 दिन रह के आ जाना। वो इतना इसरार कर रहे थे। यूं मैं भी तैयार हो गई और हम इनके फुफ्फो के घर चले गए। जब हम वहां पहुंचे तो दरवाजे पे दस्तक दी। एक खूबसूरत सी 20 बरस की लड़की ने दरवाजा खोला। ये राफी थी और शहरोज की फुफ्फोजाद थी, जिसको मैंने कभी पहले नहीं देखा था। खैर हम घर के अंदर दाखिल हुए। फुफ्फा फुफ्फो इस वक्त घर ना थे। राफी ने ही हमें इज्जत से बैठाया और फिर चाय वगैरह दी। इसके बाद वो हमारे लिए खाना बनाने किचन में चली गई। इसके साथ इसकी बड़ी बहन रोजीना भी थी, जो राफी से 1.5 बरस बड़ी थी। इनके घर के हालात ज्यादा अच्छे ना थे। खस्ता हाली इनके मकान से टपक रही थी। दोनों बहनों ने मिलकर जल्दी जल्दी खाना तैयार किया और 3 किस्म के सालन बना लिए। गर्ज उन्होंने हमारी खूब खातिर तवाजो की। फुफ्फो और फुफ्फा जो किसी रिश्तेदार की बीमार पुरसी के लिए गए थे वो भी आ गए। यूं बातों में सारा दिन गुजर गया। शाम को शहरोज इनकी छत पे चले गए। मुझे नहीं मालूम राफी कब इनके पीछे गई, लेकिन बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि वो ऊपर है। वहां इन दोनों ने काफी देर बातें की। मैं इनकी बहन रोजीना के साथ नीचे कमरे में बैठी थी। वो मुझसे बातें करती रही और मेरा दिल बहलाती रही। ताहम मेरा ध्यान अपने शोर और इसकी कजन की तरफ ही रहा। दोनों तकरीबन 3 घंटे छत पर रहे। रात को मैंने शहरोज से पूछा कि आप क्यों इतनी देर छत पे रहे, मुझे भी ना बुलाया। आखिर क्या बातें अपनी कजन से करते रहे। वो बोले मैं तो इसे छोटी सी समझता था, मगर इसने मुझे ऐसी बात कही जो पहले कभी किसी ने ना की थी। मैं इनका मुंह देखती रह गई। मेरे बार बार इस्तगफार से भी मेरे जीवन साथी ने वो बात ना बताई। बस यही कहा कि तुम सुन के क्या करोगे। यही समझो इसने मुझसे ऐसी बात की है जो शायद आज तक तुमने भी ना की हो। इस तरह मेरे शोर जल्द सो गए, मगर मुझे नींद नहीं आई। एक अजीब सी फिक्र मुझे लग गई थी। सोचती थी कि जाने राफी ने ऐसी इनसे क्या बात की कि मुझे भी नहीं बता रहे। हालांकि वो तो मुझसे कभी कुछ ना छुपाते थे और अपनी हर बात बता देते थे। औरत दिल से मोहब्बत करती हो तब भी औरत साथ के दिल में शक और वहम का सफर जारी रहता है। मुझे अब वहां सुकून न था और यहाँ से जाना मेरे नहीं शहरोज के बस में था। रात इन्हीं वसवसों से बीत गई। सुबह हुई, नाश्ता किया, फिर शहरोज अपने फुफाजाद के हमरा इनकी गांव घूमने चले गए। वापस आकर लंच किया और दोपहर को सब सो गए। मैं और शहरोज भी सोने जा रहे थे कि राफी ने इनको छत पे आने का इशारा किया। वो ऊपर चले गए और मेरे शोहर भी थोड़ी देर बाद इसके पीछे चल दिए। मुझसे माजरत की कि अभी आता हूँ। मैं मुंह देखती रह गई और वो मेरे पास से ये जा वो जा। वापस आए तो मैंने पूछा तो वही जवाब दिया कि इसने मुझसे ऐसी बात कही जो आज से पहले किसी ने ना की थी। इसी वक्त इनकी फूफो इन्हें बुलाने लगी और वो इनकी बात सुनने चले गए। मैं सोच रही थी कि न जाने मेरे शोहर मुझे क्या पहेलियां भिजवा रहे हैं। खैर रात में हम सोने के लिए कमरे में आए तो मेरी आंख लग गई। तकरीबन 1 बजे मेरी आंख खुली तो शहरोज मेरे पास मौजूद ना थे। सोचने लगी यकीनन वो ऊपर ही गए होंगे। मैं सीढ़ियां चढ़ने ही वाली थी कि मुझे किसी का अक्स नजर आया, जैसे कोई नीचे आने वाला था। खैर मैं वापस आ गई पर कोई नीचे ना आया। थोड़ी देर बाद मैं दोबारा गई, गैलरी के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मगर ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि आज राफी इनसे दिल की बात कह रही थी कि मैं बचपन से आपके ख्यालों में जी रही थी, मगर मोमानी ने आपकी शादी हुमा से कर दी और अब मैं आपकी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। मेरी खातर ना सही औलाद के लिए, भला आखिर आपको एक और शादी तो करनी ही होगी। शहरोज की तरफ से खामोशी थी। फिर दोनों बातें करते रहे। मैं सीढ़ियों में खड़ी सुनती रही और जब वो आने को हुए तो दबे कदमों कमरे में आकर बेड पर लेट गई, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। अब राफी और शहरोज में चुपके चुपके गाड़ी छिन रही थी। इस बात का पता इसकी बहन रोजीना को भी था,
मगर इसने किसी के आगे इनका राज ना खोला। कुछ दिन हम इनके गांव से सियालकोट लौट आए, लेकिन घर आकर मैंने अपने खामन में तब्दीली महसूस की। अब वो खोए खोए से रहने लगे, मुझसे भी कम बात करते और घर आकर ज्यादातर चुप करके लेट जाते। इनकी एक गैर मामूली कैफियत को मैं भांप चुकी थी। आखिर एक दिन पूछ ही लिया, तब उन्होंने मुझे ये किस्सा सुनाया। कहने लगी, राफी मुझसे शादी की आरज़ूमंद है। वो कहती है कि बचपन से तुमको चाहती थी, अल्लाह ने तुम्हें किसी और का साथी बना दिया। लेकिन मेरे दिल से आपका ख्याल आज तक नहीं गया। मैं आज भी आपको चाहती हूँ। अगर आप मेरे ना हुए तो मुझे कभी सुकून ना मिलेगा और ना ही आपको। मैं ये सुनकर हैरत से इनके चेहरे की जानब देखती रही। भला आखिर पूछा, और आपके क्या इरादे हैं? वो कहने लगे, मेरे इरादे ये हैं कि मेरा दिल अब मेरे बस में नहीं है। लगता है कि मुझे से किसी ने छीन लिया है। मैं जहाँ होते हुए भी जहाँ नहीं हूँ। अब मेरा दिल मेरे पास नहीं रहा। शायद मुझे भी राफी से मोहब्बत हो गई है। लेकिन आज मैं इस बात से मशहूर थी कि खामन ने मुझ पर एतबार किया था और दिल का राज मेरे हवाले कर दिया था। सोचती थी कि इनके घर वाले इनकी दूसरी शादी तो करवाना चाहते ही हैं। अगर राफी से हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अब वो खामोश रहते तो मुझे दुख होता। मैं कहती, शहरोज मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, अगर आप खामोश होते हो तो मेरा दम घुटने लगता है। और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह घुट घुट कर जिंदगी ना गुजारें, बल्कि अपनी मर्जी और खुशी से खुलकर जिए। वो कहते, क्या तुम्हारा ख्याल ना करो, तुम्हारा गुनाहगार बन जाऊं? मैं कहती, मैं खुशी से आपको इजाजत दे रही हूँ, तो फिर आप क्यों मेरे गुनाहगार हुए? हर कीमत पर मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें, लेकिन आपकी औलाद नहीं है। क्या खबर तकदीर ने इसी तरह आपके नसीब में खुशी लिखी हो, तो मैं क्यों आपकी खुशियों की राह में रुकावट बनूं? खुदा जाने मुझे अपने खामन से इतनी मोहब्बत थी, या मैं एक अजीम बीवी बन रही थी। मैं इनको खुद शह दे रही थी कि वो दूसरी शादी कर ले। हमारे वहां से आने के 3 हफ्ते बाद ही राफी अपनी माँ और बहन के घर घर आ गई। इसके आने से मेरे शरीके जिंदगी के चेहरे पर मसरत और इंसबात के बेशुमार चश्मे फूट पड़े। अब शोफी और शरारत इनके संजीदा चेहरे पर पड़ाव डाले हुए थे, और वो बात बात पर हंस रहे थे। मैंने पहली बार इनकी शख्सियत का ये रंग देखा तो जैसे हैरान सी रह गई। उन्होंने मुझे किचन में लगा दिया और खुद राफी के साथ खुशखबरियों में मशगूल हो गए। मैंने खाना तैयार किया, मुलाजमा ने दस्तरखान सजाया, सबने खाना खा लिया, मगर मुझे किसी ने ना आने को कहा। खाने के बाद ये लोग बाहर सड़क पर घूमने निकल गए, क्योंकि शाम हो रही थी और शाम का सलोनापन हर एक के दिल को बहा रहा था। मैंने देखा कि बाकी सब लोग तो पीछे थे, मगर शहरोज और राफी बहुत आगे निकल गए थे। जब दूसरे उनके करीब पहुंचे तो उन्होंने अपने कदम आस्ता कर लिए। अब वो आगे निकल गए और ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे चलने लगे। हैरत की बात ये थी कि मेरी सास या राफी की माँ को भी इन दोनों के इस तरह के रवैये पर कोई मसला ना था। कोई ये नहीं सोचता था कि जवान लड़की आखिर क्यों शादीशुदा मर्द के साथ इतनी फ्री हो रही है, जबकि इसकी बीवी भी इधर ही मौजूद है। राफी ने इन्हें एक छोटा सा तोहफा दिया, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया और फिर जुदा ना होने का इकरार किया। ये सब बातें मेरे शोहर खुद मुझे बताते थे। अगली सुबह वो लोग वापस चले गए और राफी इनके दिल में अपनी हसीन यादें जागजी कर गई। इसके जाने के बाद फिर से मेरे खामंद एक बेचैनी की सी कैफियत से दो चार हो गए। मैं बात करती तो जवाब न देते, कोई सवाल करती तो इनको अच्छा ना लगता। कहते, मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं अपने बस में नहीं हूँ। इलादा कमरे में जाकर सो जाते और देर तक म्यूजिक सुनते रहते। शायद वो राफी के साथ कोई हसीन ख्वाब सजा चुके थे और मेरी मुदाखलत इनको गवारा ना थी। जब मुझसे बात करते तो राफी की, मैं कोई और बात करती तो वो सुनते ही ना, या फिर खफा से हो जाते। इन दिनों इनकी अजीब सी कैफियत थी, कभी सरशारी में भी गमजदा हो जैसे, लेकिन मैं ऐसी हो गई थी जैसे मेरी रूह मुझसे बिछड़ गई हो। जिंदों में थी ना मुर्दों में। मैं इनको तो कुछ ना कहती, मगर खुद को यूं खा रही थी जैसे नदी चुपके चुपके अपने किनारों को खाती जाती रहती है। मैं इनसे वादा जो कर चुकी थी कि बेशक अपनी खुशियां पूरी करें, मैं रुकावट नहीं बनूंगी और ना मुदाखलत करूंगी। अब पछताती कि क्यों इतनी छूट दी थी। अब मैं मजबूर थी, अपने हाथ पांव खुद ही बांध लिए थे।
अपनी सोचों की जंजीर पहनकर खुद को कैद कर दिया था। अब मैं अपने वादे के हिसार में कैद थी। मुझसे राफी के बारे में बातें करके जिस कदर वो हल्के फुल्के हो रहे थे, उतना ही मेरा जी मांदा और भारी होता जा रहा था। लगता था अभी आसमान टूट कर मुझ पे गिर पड़ेगा। ऐसे में दिल की बात भी किसी से न कहती थी कि शोहर का पर्दा मतलूब था, जिसकी वजह से दिल का बोझ दिल में ही धरा रह गया। कोई गमगसार हो तो इंसान का हल्का हो जाता है, मगर मैंने तो इस राज को अफशा न करने की कसम खा रखी थी। शहरोज पहले हफ्ते इतवार यानी छुट्टी के दिन घर गुजारते थे, लेकिन अब इन दिनों में भी वो घर ना होते और राफी के साथ छुट्टी गुजार कर आते। वो अपने इश्क में गोता जन थे और सुनहरे मुस्तकबल के ख्वाब देख रहे थे। अगर ये सिलसिला मुख्तसर वक्त के लिए होता तो ये शादी कर लेते, तो भी मुझे इस कदर तकलीफ ना होती। मगर ये सिलसिला 4 साल चला और इस अरसे के पल पल में मैं एक अनदेखी आग में खामोशी से सुलगती और जलती रही। अब तो सोचती थी कि मेरा शोहर अपनी इस फुफुसाल से शादी ही कर ले, ताकि मेरी लामतनाही अजियत में कुछ तो तब्दीली आ जाए। इस कहानी का कोई मंतकी नतीजा, कोई अंजाम तो निकले, मगर मार डालने से डराने की अजियत ज्यादा होती है। ये मैं इनको कैसे समझाती। शहरोज ने अपनी ख्वाहिश की गुलामी में मेरी जात को बढ़ा दिया कि मैं जीते जी मर गई। हंसकर बात करना दरकनार, उन्होंने कभी भूले से मुझसे प्यार भी से भी ना बुलाया। वो बस अपनी ही दुनिया में मगन थे। मेरा वजूद इसी घर में था भी और नहीं भी। इन दिनों उन्होंने मेरी जात की इस कदर बेकदरी की कि मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगी। इन्हीं दिनों मेरी नंद की शादी आ गई। इनको मिलने का बहाना मिला। राफी शादी पर आई और जैसे दो बिछड़े हुए दिल एक हो गए। मेरी आंखों के सामने प्यार मोहब्बत का खेल रचाया जा रहा था और जो कुछ मैंने होते देखा, खुदा किसी बीवी को ना दिखाए। वो एक दूसरे के करीब कुछ इस तरह होते जैसे रूहों को जन्नत मिल जाए। मेरी जान निकल जाती और इनकी जान में जान आ जाती। इनके दिल जैसे बाग बाग हो जाते। शादी में भी एक दूसरे के इर्द गिर्द परवाना वार फिरते थे। वो इसे पैगाम भिजवाते और ज्यादातर ये पैगाम मेरे जरिए ही पहुंचाते थे। जब शादी के दूसरे रोज हम लड़के वालों के घर गए, उन्होंने खाने के बाद हमें चाय दी। शहरोज ने आधी बिछाकर बाकी राफी को दी। मेरे खामन ने अपनी महबूबा की तस्वीरें भी उतारी। शादी खत्म हो गई, सब मेहमान अपने अपने घरों को चले गए। ये लोग 2 दिन और रुक गए। तभी शहरोज की फुफ्फी ने मेरी सास से बंद कमरे में कुछ देर बातें की और फिर कुछ ही दिनों बाद राफी के वालिदैन दोबारा आ गए और मेरे सास ससुर से कहा कि हमारी दोनों बच्चियां जवान हैं, अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इशारा इनका साफ था कि दोनों में किसी एक को बहू बना लो। इधर राफी पहले ही मेरी सास को कह चुकी थी कि आप मेरे वालिदैन से मेरा रिश्ता मांग लें। मैं शहरोज की दूसरी बीवी बनने को तैयार हूँ। वो लोग ये बातें करके चले गए। अब मैं सास ससुर से क्यों कर एहतजाज करती कि मैंने खुद शोर को कहा था कि आप बेशक और शादी कर लें, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। माँ से भी दुख बयान न करती थी कि वो भी दुखी होंगी। और फिर जब उन्होंने मुझको रुखसत किया था, यही कहा था कि हर हाल में तुम बस समझौता करना और बड़ी बहन का सोचना जिसको पहले ही तलाक हो चुकी है। अब तुम वापस मत आना, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो जाए। कोई औरत इतनी मजबूर और बेबस ना हो जितनी मैं थी। मेरे शोहर ने अपना बेडरूम इलादा कर लिया था और जब मेरे साथ बैठते भी तो राफी की तस्वीर पढ़ते कि जब वो शादी होकर आ जाएगी तो तुम इससे जलोगी तो नहीं। इसके साथ हंसकर बात करना, अच्छे सलूक से रहना। देखो तुमने वादा किया था, अब अपने वादे से मुकरना नहीं। हम शहर को जाएंगे क्योंकि वो नई दुल्हन होगी। तुम बुरा मत मानना, तुमने वादा किया था कि मेरी खुशी के लिए जो मैं चाहूंगा करूंगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरी राजदार, मेरी दोस्त हो। तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा है। ऐसी बातें इनके मुंह से सुनती तो खुदकुशी करने को जी चाहता। तब मैं आरजू करती थी कि इन दोनों की शादी से पहले खुदा मुझे इस जहां से उठा ले, ताकि मैं वो ना दिन ना देख सकूं जो मैं नहीं देख सकती। 1 माह बाद मेरी सास ससुर राफी के घर गए। जब बात की तो पता चला इन दोनों बहनों की मंगनियां 2 सगे भाइयों से कर दी गई हैं। की उम्र में लड़कियों से काफी बड़े थे, मगर अपना कारोबार था। जब वैलदैन ने घर आकर शहरोज को ये खबर दी तो इसके दिल पर क्यामत टूट पड़ी। सारे ख्वाब और अरमान मट्टी में मिल गए। ये वो ख्वाब थे जो राफी और शहरोज ने मिलके देखे थे।
शहरोज खुद उनके घर गया, राफी से बात की। वो लापरवाही से बोली, क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूँ। जो फैसला वालिदैन ने कर दिया, इससे बगावत नहीं कर सकती। शहरोज हैरान और शशदर रह गया था कि क्या ये वही लड़की है जो उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाया करती थी, और अब इसका ये हाल है कि माथे पर आंखें रख ली हैं, जैसे पहचानती ही ना हो। इसने रोजीना से शिकवा किया तो वो कहने लगी, हम मजबूर हैं, क्योंकि लड़कियां वालिदैन के फैसले के आगे मजबूर होती हैं। शहरोज ने पूछा कि क्या तुम दोनों अपने इस रिश्ते से खुश हो, क्योंकि तुम्हारे मंगेतर तो उम्र में तुम लोगों से काफी बड़े हैं। वो भी कहने लगी, हाँ हम खुश हैं, और हमारे वालिदैन की पसंद है और दौलतमंद है, जबकि तुम्हारे पास क्या है। अब जब राफी को तुमसे भी ज्यादा दौलतमंद इंसान मिल रहा है, तो वो क्यों तुम्हारी जानब देखेगी। शहरोज ने समझाया कि अगर तुम खुश नहीं हो तो इनकार कर दो, क्योंकि जबरदस्ती में किया हुआ काम कभी अपने अंजाम को नहीं पहुंचता। कोई एक दो दिन की बात तो नहीं होती, ये तो पूरी जिंदगी का सवाल है। सारी उम्र इनके साथ कैसे गुजारा कर पाओगी। सोच लो और वालिदैन से बात करो। मगर शहरोज की किसी ने ना सुनी। रोजीना कहने लगी, ना तो तुम राफी के मंगेतर जितने अमीर हो, और ऊपर से वो सौतन भी बर्दाश्त करे, आखिर क्यों। बस वो अपना सा मुंह लेकर लौट आए। मगर रोजीना ने न जाने अपने वालिदैन से क्या कहा कि 8 दिन बाद राफी की अम्मी और अब्बू हमारे घर आ गए और खूब शोर मचाया कि आपके बेटे ने हमारी लड़कियों को बहकाने की कोशिश की है, इनको वर्गलाया है। वो लोग खूब बेइज्जती करके चले गए। जब शहरोज घर आया तो इसके वालिदैन ने रोकर इसको अहवाल बताया। वो रंजीदा होकर मेरे पास बैठ गया, तब मैंने दिलासा दिया और कहा, मेरे सरताज, इस कदर रंजीदा मत हो, शायद यही तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था। वो रो रहे थे, कह रहे थे, मेरा क्या कसूर। रिश्ते की बात खुद राफी ने शुरू की थी, फिर मुझे इस हाल में पहुंचाकर अचानक रुख बदल लिया। इसने अपनी जिंदगी की गाड़ी की पटरी यकदम ही बदल ली। ऐसा तो कभी मैंने सोचा भी ना था। तो क्या जब इंसान बदलते हैं तो वो एक लम्हे को भी ये नहीं सोचते कि इस तरह दूसरों के दिल की दुनिया ताराज हो रही है। मैंने कितने ख्वाब सजाए थे कि अब मेरे सारे ख्वाब टूट गए हैं। मैंने इनको तसल्ली देना चाहिए कि सब्र करें। हो सकता है ये इनके वालिदैन का फैसला हो, शायद ये इनका किया धरा है। पहले बेटी का रिश्ता दे रहे थे, जब दौलतमंद लोगों का रिश्ता आ गया तो इनको सौतन नजर आने लगी। पहले क्यों नजर नहीं आ रही थी। ये बातें मेरे खामन के दिल को ना बहला सकी। वो कहते थे कि राफी के वालिदैन नहीं, खुद राफी बेवफा है, इसने रुख मोड़ा है। वरना फुफ्फो और फुफ्फा तो मुझे खुद कहते थे कि तुम्हारी औलाद नहीं है, दूसरी शादी के लिए अगर कोई रिश्ता नहीं देता तो हम तैयार है। काफी दिन मेरे शोर अफसुदा रहे और उन पे उंगलियां भी उठती रही। आखिर इस महरूमी से समझौता कर लिया और राफी को बुलाकर फिर मेरी तरफ लौट आए। मेरे आंचल ने ही इनको पनाह दी थी, पहले से ज्यादा प्यार दिया कि वो राफी की बेवफाई को भुला दे। कुछ दिन तो शहरोज ऐसे रहे जैसे तन मुर्दा या जिंदा लाश। बार बार कहते थे कि खुद इसने जिस सिलसिला शुरू किया और खुद ही खत्म कर दिया। मैं कोई खिलौना तो न था। और मैं सोचती कि जो शख्स अपने बारे में ऐसा सोचता है, वो मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता। मैं भी तो खिलौना ना थी। मैंने भी इन्हें किस कदर टूट के चाहा था। मगर शायद मर्दों को अपनी ही तकलीफ नजर आती है। क्या बीवी की यही हकूक होते हैं। क्या बीवी खिलौना होती है। उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिए। अब मैं ही इनको संभाल रही थी। बार बार कहते थे कि रिश्तेदारों में बदनाम हो गया हूँ, मुझ पर उंगलियां उठ रही हैं। वो आज भी कहते हैं कि जाने मुझे किस जुर्म की सजा मिली, और मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं पाती थी। ये सब तो हो गया, मगर किसी ने ये ना सोचा कि औलाद नहीं हुई तो इसका कोई सबब होगा, इसका इलाज भी कराना चाहिए। मैं एक डॉक्टर की मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो कहती, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हमारी औलाद फिर भी ना हुई। मैं कई बार लेडी डॉक्टर के पास गई, चेकअप भी कराया। इसने कहा कि आप में कोई नुक्स नहीं, अपने जीवन साथी का भी चेकअप कराए। मगर शहरोज बात सुनी अनसुनी करते थे कि मुझे क्या हुआ है, आखिर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर एक दिन मेरे बहुत इसरार करने पर वो भी चेक कराने को राजी हो गए। डॉक्टर ने कहा कि 6 माह बाद इलाज कराएं, इंशाल्लाह औलाद हो जाएगी। शहरोज ने इलाज कराया और फिर खुदा ने करम कर दिया। साल बाद अल्लाह पाक ने हमें बेटा अता कर दिया, और फिर 2 साल बाद बेटी। अब हमारे 2 बच्चे हैं और मुझ पर बांझ होने का कलंक भी मिट गया है। मैं बहुत खुश हूँ।
کہ خدا نے نہ صرف سوتن کے دکھ سے بچا لیا بلکہ اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ یہ اس کی دین ہے، جس کو چاہے محروم رکھے، جسے چاہے نواز دے۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ بچے خدا کی طرف سے انعام ہوتے ہیں، ان سے زندگی میں خوشیوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ آج میری دامن میں سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو ایک یقین کی کمی ہے۔ ایک کمی سے ہے کہ جب بھی شوہر کی وہ باتیں اور گزرا وقت یاد آتا ہے تو جی بیٹھ جاتا ہے، بے چین ہو جاتی ہوں اور زور زور سے رونے کو جی چاہتا ہے۔ جس امتحان سے میں گزری ہوں، میری خدا سے دعا ہے کہ وہ کسی عورت کو ایسے امتحان میں نہ ڈالے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔